महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ठिकानों पर ईडी के छापे, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुआ एक्शन। देशमुख के नागपुर समेत मुंबई के घर पर छापे मारे गए, कुल 5 जगहों पर हुई छानबीन। 100 करोड़ रुपए की उगाही के आरोप में ईडी ने मुंबई के डीसीपी राजू भुजबल का बयान दर्ज किया। भुजबल के पास थी बार और पब में जांच की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 9,677 नए केस, 156 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मरीज, रत्नागिरी में 80 साल की महिला की मौत। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता, अब तक मिले 52 मरीज। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने 5 स्तरीय अनलॉक प्लान में किया बदलाव। लेवल 1 और लेवल 2 को हटाकर सीधे लेवल 3 में शिफ्ट किया गया। लेवल 3 में नहीं होती मॉल और थिएटर आदि खोलने की इजाजत, शाम 4 बजे तक ही खुल सकेंगे रेस्टोरेंट। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन केस में नया खुलासा, कोविशील्ड के नाम पर लोगों को खाली शीशियों में लगा दी गई डोज। फर्जी वैक्सीनेशन घोटाले की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने गठित की एसआईटी। मुंबई में 2000 लोगों के साथ हुई वैक्सीन के नाम पर ठगी। ठाणे में भी निकल आया फर्जी वैक्सीनेशन का केस, इंश्योरेंस फर्म के 100 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ वैक्सीन के नाम पर ठगी। कोरोना की 3 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र, अब तक लगी 3 करोड़ 27 हजार से ज्यादा वैक्सीन। ड्रग्स रैकेट केस में एनसीबी का एक्शन नोटिस, प्रोटेक्शन वारंट के जरिए ठाणे जेल में बंद इकबाल कासकर को अपने कब्जे में लिया। भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई कासकर ठाणे जेल में वसूली के मामले में था बंद। मुंबई के फोर्ट में 5 मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, घटना में कोई हताहत नहीं। सुबह के समय हुई घटना के बाद फायर ब्रिगेड की 8 टीमों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, 40 से ज्यादा लोग सकुशल रेस्क्यू किए गए। मुंबई में विले पार्ले पुलिस ने ठाणे के 2 मशहूर बिल्डर्स से धोखाधड़ी के केस में की पूछताछ। देर रात बिल्डर शशांक परांजपे, श्रीकांत परांजपे को थाने लाई पुलिस। डोंबिवली में दर्दनाक हादसा, बाइक से गिरी महिला को पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत। अभिनेत्री कंगना इमरजेंसी फिल्म के मेकअप की तस्वीर पोस्ट कर रही थी। कंगना खुद कर रही हैं इस फिल्म का निर्देशन। बाजार में लगातार दूसरे दिन बढ़त, 226 पॉइंट्स की तेजी के साथ 52,925 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 15,850 के पार। कोरोना से भारतीयों की वित्तीय बजट में भारी गिरावट आई, आरबीआई का दावा, परिवारों के बैंक डिपॉजिट और इक्विटी निवेश घटे। कोरोना से मरने वालों के इंश्योरेंस क्लेम से सामने आई देश की बीमा की स्थिति, केवल 14% मृतकों के पास था इंश्योरेंस कवर। 6 साल बाद लॉन्च हुआ विंडोज का नया अवतार, विंडोज 11 नई खूबियों के साथ आए नए वर्जन का साल के अंत में हो सकेगा इस्तेमाल। 24 से 26 जून तक विस्तारा दे रहा है सस्ती फ्लाइट्स का ऑफर, अगस्त से अक्टूबर के लिए 1099 रुपए में मिलेगा शुरुआती टिकट। इस साल ऑस्ट्रेलिया के खदान से कोयले का निर्यात शुरू करेगा अडानी ग्रुप, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद शुरू होगा व्यापार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। प्रवर्तन निदेशालय ने आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के घर और दूसरे ठिकानों पर छापे मारे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल अटेंडेंट से भी ईडी ने पूछताछ की। अनिल देशमुख ने कहा कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं और उन पर लगे आरोप बिल्कुल गलत हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली करवाने का आरोप लगाया था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इसके बाद ईडी भी इसी केस की जांच में जुटी है। ईडी की एक टीम आज सुबह करीब 8 बजे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित घर पहुंच गई। बताया जाता है कि ईडी की टीम में 5 अधिकारी थे जो सुबह से शाम 5 बजे तक घर में मौजूद दस्तावेजों को खंगालने में जुटे रहे। इससे पहले सीबीआई ने भी यहां छापा मारा था। इसके बाद ईडी एक्शन में आया। मुंबई में भी देशमुख के ठिकानों पर ईडी ने आज छापा मारा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख के अलग अलग घरों पर इस वक्त ईडी की छापामारी चल रही है। इस वक्त हम हैं
वर्ली के सुखदा बिल्डिंग में, जहां पर अनिल देशमुख का घर है। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 12:30 बजे से ईडी की टीम यहां पर है और यहां पर छापामारी चल रही है। पूछताछ भी हो सकती है अनिल देशमुख से। थोड़ी देर पहले यानी 12:30 बजे ईडी की टीम उनका जो पूर्व गृह मंत्री के तौर पर जो उनका आधिकारिक निवास था ज्ञानेश्वरी, वहां से टीम यहां पर पहुंची और बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख खुद यहां पर मौजूद है। देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस की जांच कर रहे ईडी अधिकारियों ने उनके पर्सनल सेक्रेटरी संजीव फलांडे और पर्सनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे के घर पर भी छापेमारी की। सचिन वाजे का भी स्टेटमेंट ईडी के अफसरों ने रिकॉर्ड किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई आज की गई थी। कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे को ईडी के दफ्तर में लाया गया, जहां पर उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद अभी सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उन्हें डिटेन किया गया है और हो सकता है कि उन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाए। बताया जा रहा है कि इन दोनों के पास कथित एक्सटॉर्शन और पैसों को इधर उधर करने के बारे में जानकारी है। सूत्रों की माने तो 12 ऐसे बार मालिक थे जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने करीब 4 करोड़ रुपए सचिन वाजे को दिए। सचिन वाजे इन पैसों को लेकर एक कंपनी में डिपॉजिट करता है, जो कंपनी किसी और की नहीं पर अनिल देशमुख के करीबी रिश्तेदारों की है। वो पैसे वहां से अनिल देशमुख के पास पहुंचे। ये पूरा मनी ट्रेल ईडी को मिल गया है और इसी को बतौर सबूत अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी इस्तेमाल करेगी। अनिल देशमुख एनसीपी नेता हैं और उन पर ये आरोप लगने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उनके ऊपर हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर एमवीए के दलों ने बीजेपी पर हमला बोला। ठीक आहे, चालेल, या गोष्टी आम्हाला काही नवीन नाहीत. अनिल देशमुख हे काही पहिलेच नाहीत. अनेकांना सत्तेचा या पद्धतीने वापर करण्याचा एक नवीन पायंडा आजच्या राज्यकर्त्यांनी दाखवलेला आहे. त्याच्या अधिक काय बोलण्याची आवश्यकता नाही. आम्हाला त्याची अत्यंतची चिंता वाटत नाही. अनिल देशमुखांच्या कुटुंबामध्ये त्यांच्या चिरंजीवांच्यावर, त्यांच्या व्यवसायावर यापूर्वीसुद्धा प्रेमाची नजर या केंद्र सरकारच्या काही यंत्रणेनी दाखवलेली होती आणि त्याच्यामध्ये त्यांना काय त्यांच्या हाती लागलं मला माहिती नाही, पण माझ्या माहितीप्रमाणे काही लागलं नाही आणि त्या नैराश्यपोटी आणखीन कुठं त्रास देता येईल का तो त्रास देण्याचा प्रयत्न आहे, पण त्याची काही चिंता करण्याचं आम्हाला कारण वाटत नाही. ईडी या सीबीआई से हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ये केंद्रीय जांच एजेंसी है. अगर ऐसी कोई बड़ी बात होती है जिसमें राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान है, देश के ट्रेजरी को नुकसान है, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो जरूर सीबीआई और ईडी का उसमें आना मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ. लेकिन जिस प्रकार के केसेस में आज ये जांच एजेंसी को ढकेला जाता है, ये पूरी राजनीतिक मामला मुझे लगता है, सबको ये मालूम है. परमवीर सिंह हो या सचिन वाजे हो, जिनके आरोपों के ऊपर ये जांच हो रही है, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि 100 करोड़ रुपया दिया गया. अगर पैसे दिए भी नहीं गए हैं तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है वहां, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कानून यह कहता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना बहुत आवश्यक है. अगर हुआ ही नहीं तो क्या मिलने वाला है इतने दिनों के बाद. दूसरी ओर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इसका भी जवाब देना होगा, क्योंकि जो आरोपों के ऊपर यह जांच चल रही है उसमें कहीं भी तथ्य या एविडेंस नहीं दिया गया. तो सवाल दूसरा उत्पन्न होता है कि अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यह कहना है कि पैसे दिए गए हैं, तो फिर जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने ये पैसे लाए कहां से, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए. एमवीए के तीनों दलों के आरोपों को बीजेपी ने गलत बताया. ही जी काही कारवाई चाललेली आहे आपल्या सगळ्यांना याची कल्पना आहे. माननीय बॉम्बे हायकोर्टने मुंबई उच्च न्यायालयाने एक आदेश देऊन या संदर्भातली सगळी चौकशी सीबीआयला सोपवलेली आहे. त्यामुळे ही सगळी चौकशी माननीय उच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्याप्रमाणे चाललेली आहे. याचा कुठलाही राजकीय अन्वयार्थ काढण्याचं कारण नाही आहे आणि मला असं वाटतं की जी काही जबाबदारी हायकोर्टाने सोपवली आहे त्यानुसार एजन्सीज काम करतायत, त्यामुळे त्यापेक्षा अधिक त्याच्यावर बोलण्याचं कारण नाही. अनिल देशमुख भी देर शाम मीडिया के सामने आए और कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. देशमुख ने दावा किया कि परमवीर सिंह ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं और उन्हें भरोसा है कि जांच में सच निकल कर आएगा. मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, जब वो कुर्सी पे वहां बैठे थे उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं आरोप किए? जब उनको वहां से उनका तबादला किया गया, उनके सस्पिशियस भूमिका की वजह से उनको वहां से
पदमुक्त किया गया, उनका दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया, उसके बाद में उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप किए। आप देखिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर जो CIU डिपार्टमेंट है, जो मुकेश अंबानी के यहाँ पे उनके घर के सामने जो जिलेटिन रखा गया था, या मनसुख हिरेन की जो हत्या हुई, ये दोनों घटना के पीछे पुलिस कमिश्नर ऑफिस के ही API सचिन वझे, उसी प्रकार CP ऑफिस के ही रियाजुद्दीन काजी, CP ऑफिस मुंबई के विनायक शिंदे, CP ऑफिस मुंबई के ही प्रकाश हुआड़, CP ऑफिस मुंबई के सुनील माने, ये 5 अधिकारी जो कुछ इसमें से API है, कुछ सीनियर PI है, ये सब रिपोर्टिंग करते थे परमवीर सिंह को, CP को। और आज इसमें से सभी अधिकारी इसमें जो अधिकारी है 5 अधिकारी और CP ऑफिस की इनोवा, उसका भी इस्तेमाल वहां पे हुआ था, और ये सब रिपोर्टिंग करते थे परमवीर सिंह को। तो इस सस्पिशियस भूमिका के कारण जिस प्रकार की परमवीर सिंह की जो पुलिस आयुक्त पहले थे मुंबई के, उनकी जो सस्पिशियस या संशयास्पद भूमिका रही है, उसके लिए उनको पुलिस आयुक्त पद से हटाने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप किए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मार्च में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर आरोप लगाया था कि देशमुख ने असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाही का टारगेट दिया था। ये उगाही मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से होनी थी। इसके बाद देशमुख के खिलाफ जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर CBI ने प्राथमिक जांच कर देशमुख के खिलाफ FIR लिखी। CBI ने भी देशमुख और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। फिर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की। आने वाले वक्त में ED इस केस में पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के कई अधिकारियों को समन भेज सकता है। मुंबई से दिव्येश सिंह और कमलेश सुतार और नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा हमारे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 2 लोगों की जान चली गई है। चिंता इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक और जानलेवा बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट के 20 केसेस मिले हैं, एक महिला की मौत हुई है। क्या कोरोना वायरस का नया वेरिएंट बड़े खतरे की आहट है? क्या नए वेरिएंट से कोरोना फिर देश में कहर मचा सकता है? क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकता है? सवाल कई हैं और जानकार इसके जवाब ढूंढने में लगे हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से राहत के बीच नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर लोगों के दिलों में फिर से डर बैठने लगा है। फिलहाल देश के 18 जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 केस मिले हैं, लेकिन सरकार इसे लेकर बेहद अलर्ट है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में आए हैं, जहां इस वेरिएंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत भी हुई है। इसमें एक मृत्यु रत्नागिरी की 80 इयर्स ओल्ड लेडी है, कोमॉर्बिड है, उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन उसकी वजह सिर्फ डेल्टा प्लस नहीं है, उसको कई व्याधि या कई कोमॉर्बिडिटी थी कि जिसके और एज भी था कि जिसके वजह से उनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में भी डेल्टा प्लस के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस अदृश्य खतरे को लेकर सरकारें सतर्क हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अभी से ज्यादा कुछ कहना सही नहीं। 20 है, वो 20 के 20 बिल्कुल दुरुस्त होके अपने घर गए हैं। इसीलिए डेल्टा प्लस वेरिएंट को कोई बहुत अभी इमीडिएटली डरने वाली बात नहीं है, और यह वायरस अभी बड़े पैमाने पे म्यूटेट भी नहीं हुआ है। 6 केसेस आए हैं, जिसमें से 5 जिनको वैक्सीन लगी थी वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये हम सबके लिए थोड़ा संतोष का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि टेस्टिंग हम उतनी ही करेंगे जितनी हमारी पीक कोरोना के समय थी, और उसके साथ साथ उसकी जो हायर स्टडी के लिए वेरिएंट की जांच के लिए जो हमें सैंपल भेजना है वो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से भेज रहे हैं।
उधर जानकार डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता में हैं। खतरे को देखते हुए एम्स के डायरेक्टर ने तो यहां तक कह दिया कि जहां कोरोना के केस फिर बढ़े, वहां लॉकडाउन से नहीं हिचकना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में क्या अंतर है। वायरस जो है, स्पेशली जो mRNA वैक्सीन है, ये रेगुलरली म्यूटेट करता है। लोगों का ये मानना है कि ये महीने में 2 दफा वायरस की म्यूटेशन हो जाती है, लेकिन ज्यादातर जो म्यूटेशन होती है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही रहती है, क्योंकि उससे कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वायरस म्यूटेट हुआ, लेकिन उस जगह पे म्यूटेट हुआ जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल भारत में दूसरी लहर का जिम्मेदार कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब डेल्टा वेरिएंट ने म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस का रूप ले लिया है। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर क्यों देश और दुनिया में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का सबब बन रहा है। अभी तक के वैज्ञानिक शोधों के मुताबिक कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है। पुराने डेल्टा वेरिएंट से 50% तक ज्यादा संक्रामक है। ये वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर डर के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र से 3 सवाल पूछे हैं। इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावी है और पूरी जानकारी कब मिलेगी? तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है? इन सवालों के बीच डेल्टा प्लस ने फिर से मुश्किल दौर के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। जरूरत संभल कर रहने की है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी सांसद और मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आज एक बार फिर से महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व चीफ शहीद हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दिया। करकरे को देशभक्त मानने से प्रज्ञा सिंह ने इनकार कर दिया। मालेगांव सीरियल ब्लास्ट की जांच करकरे के पास थी, हालांकि उनकी चार्जशीट पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। षड्यंत्र, देश के विरुद्ध षड्यंत्र, भगवा को आतंकवाद कहना, ये सब कुछ करती है तो सिर्फ एक पार्टी और उसके साथी जिन्हें वामपंथी कहते हैं हम, ये सब वही करते हैं। एक इमरजेंसी लगी थी 1975 में और एक इमरजेंसी जैसी अवस्था बनी थी 2008 में, जिस दिन मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अंदर किया गया था। मैंने स्वयं उस चीज को झेला भी है, देखा भी है और सुना भी है। और हमारे लोग, मेरे आचार्य जी जिन्होंने मुझे पढ़ाया कक्षा 8वीं में, उनकी उस हेमंत करकरे ने, जिसको लोग देशभक्त कहते हैं, वहां के लोग थकते नहीं है, पर वास्तव में जो देशभक्त हैं वो उसको देशभक्त नहीं कहते हैं। उन्होंने हमें कक्षा 8वीं में पढ़ाने वाले आचार्य जी और शिक्षक को उनकी उंगलियां तोड़ दी। बोलो तुमने, बताओ तुम कि वो क्या करती थी। मैंने अपना घर वर्षों पहले छोड़ दिया था, मैं संगठन मंत्री थी। देश के लिए मैंने अपने को जीवन समर्पित किया था, लेकिन भय बनाने के लिए कक्षा छोटी क्लास में स्कूल में पढ़ने वाले हम और पढ़ाने वाले हमारे शिक्षकों की भी उंगलियां तोड़ी और पसलियां तोड़ी। ये किस लिए था? क्या ये लोकतांत्रिक था? झूठा केस लगाना, झूठे सबूत बनाना। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही।